नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना से मामले बढ़ने लगे हैं और ये संख्या बढ़ने से सरकार और प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। बीते 24 घंटों की बात करें तो उत्तराखंड में 466 नए मामले आए, वहीं 9 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 71,000 के पार हो गया है, जबकि इसमें 65,102 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को 8,616 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 181 संक्रमित मरीज मिले, जबकि पौड़ी में 65, हरिद्वार में 53, नैनीताल में 40, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और इसी तरीके से अलग अलग इलाकों से अलग अलग संख्या सामने आई है, जो चिंताजनक है, जो ये बता रही है कि जरा सी ढिलाई जो दी गई है उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जरूरी है मास्क पहना जाए, वरना ये जो संख्या बढ़ रही है ये कुछ और सरकारों को सोचने पे भी मजबूर कर रही है। तो देवभूमि में कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और ये जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चिंता भी शासन प्रशासन की बढ़ती जा रही है। रोजाना अब सैकड़ों मामले सामने आने लगे हैं। पीछे जरूर इस पे लगाम लगी थी रफ्तार पे, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे कोरोना की रफ्तार गति पकड़ने लगी है। और उत्तराखंड की राज्यपाल जो है बेबी रानी मौर्य, उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को कर लिया है और ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी। अब उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल ने एक सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अपनी जांच कराई थी और राज्यपाल ने खुद कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट करके दी थी। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने की अपील की है और कोरोना की पुष्टि होने के बाद वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। लेकिन सोचिए कि किस कदर राज्यपाल तक कोरोना की चपेट में है। लिहाजा अभी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे कोरोना के जो मामले हैं वो पहाड़ों में भी बढ़ने लगे हैं, उत्तराखंड में भी बढ़ने लगे हैं और अब जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे शासन प्रशासन की चिंता भी बढ़ने लगी है। और चीन की सरहद से सटे जोशीमठ राजकीय इंटर कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। यहां एक अध्यापक और एक छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले दिनों स्कूल की तरफ से ही सभी छात्रों और अध्यापकों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद अब इन सैंपल्स की रिपोर्ट आई है। वहीं पहली जांच रिपोर्ट में अब तक एक छात्र और एक शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों को स्कूल की तरफ से घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजकिशोर ने बताया कि विद्यालय में मास्क और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है और कोरोना वायरस दूसरे छात्रों पर ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों की और अध्यापक एक जो है, दोनों की एक अध्यापक एक छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव रैपिड में बताई उन्होंने और फाइनल टेस्ट इनकी जो है नेशनल लेबोरेटरी से आने की बाकी है, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया। तो पर फिर भी जैसे ही उन्होंने रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव बताया तो तुरंत मैंने उनको प्रिकॉशन के तौर पर उन्हें घर भेज दिया है। मैंने कहा आप जो है 14 दिन अपने जो नियमानुसार आप घर पे रहें, बच्चे को भी और अध्यापक को भी। बाकी हम लोग प्रतिदिन सैनिटाइज विद्यालय करवा रहे हैं, कक्षाएं सैनिटाइज करा रहे हैं, मास्क का उपयोग बच्चों के लिए लगातार करवा रहे हैं और जैसे भी किसी बच्चे पे जुकाम बुखार इस तरह के कोई लक्षण है तो मैं तुरंत कह रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल जाइए और टेस्ट कराइए। जिसके बाद हर तरह की एहतियात बरती जा रही है ताकि दूसरे छात्रों में कोरोना ना फैल सके। लिहाजा सावधानी बरती जा रही है, मास्क अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। तो बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन काफी सख्त हो गया है और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जिसके चलते जॉइंट मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें रात 8 बजे के बाद दुकान खोलने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी दुकानदार मास्क पहने और ग्राहकों से भी मास्क लगा के आने की अपील करें। जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने आज निर्देश दिए कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, कंडीशंस लेड डाउन है कि मास्क का उपयोग होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना है और साथ ही साथ जो समय अवधि निर्धारित है कि 8 बजे तक मार्केट्स क्लोज हो जाने हैं, तो उसी सब के क्रम में अब व्यापारियों से समन्वय स्थापित करने हेतु ये बैठक बुलाई गई है कि कोविड के दृष्टिगत अब जैसे स्थिति गंभीर होती जा रही है, तो सभी अपने स्तर से सावधानी बरतें और अनुपालन न होने की स्थिति में चालानी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड में बद्रीनाथ राजमार्ग पे गुलरनाम के इलाके के करीब एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। पुल के गिरने से वहां काम कर रहे 14 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से सतपाल नाम के एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के सचिव आर.के. सुधांशु ने नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर को हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुल के 45 मीटर पर पहले ही लैंटर पड़ चुका था और रविवार को बचे हुए 45 मीटर पुल पर लैंटर का काम चल रहा था। तभी अचानक पुल की शटरिंग टूट गई, जिसके चलते निर्माणाधीन पुल ढह गया। फिलहाल अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं, कार्रवाई की बात कह रहे हैं और आरोपियों को सजा देने की बात की जा रही है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ी मामले की न्यायिक जांच की मांग उठाई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर पहुंचे हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सरकार को घोटालेबाज बताया। साथ ही आरोप लगाया कि इस सरकार में 400 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें राज्य सरकार की आंतरिक जांच में बात सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने खरीद फरोख्त में भी अनियमितता की बात कही है और यह भी कहा कि यह गरीबों का पैसा है। श्रमिकों के मन में आशंका है कि उनके पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीधा सीधा घोटालेबाज बताया। बिजली में हमने जो सुधार किए उसके आधार पर बनाई है। हमने जिस उत्तराखंड में केवल एक चैनल था बिजली का, हमने 3 चैनल महुआ खेड़ागंज, पोहाना और माजरा खड़े किए और 400 मेगावाट के कई स्टेशन बनाए। 200 मेगावाट, 210 मेगावाट, 110 मेगावाट, 33 केवी के हमने बहुत सारे सब स्टेशंस बनाए ताकि विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। और लाइन लॉसेस को हमने कम किया और जो ख़राब तार थे उनको बदलने का व्यापक अभियान चलाया और उसके बलबूते पर मैंने 1.5% लाइन लॉसेस कम किए थे। क्योंकि जब मेरी निजी राय है तो मैं फिर कहूँगा मैंने कम किए थे, नहीं तो सरकार ने कम किए। और मेरा अपना मानना है कि हम लाइन लॉसेस को 3% तक और घटा सकते हैं। तो ये 3% घटाने का अर्थ है कि हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री दे सकते हैं। तांत्रिक राजनीतिक दलों में बातें उड़ती हैं और फिर पार्टी के लेवल पर ही उसका समाधान हो जाता है और सब साथ चलते हैं। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं। किसी वस्तु पर, किसी बात पर, किसी विशेष पर राय अलग अलग हो सकती है, उसका मतलब मतभेद नहीं है। वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पार्टियों के अंदर उसको बंद नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो चीज़ें हमारे काम करने में बाधक नहीं होनी चाहिए। जो हमारा मकसद है चुनाव जीतना, उसमें बाधक नहीं होना चाहिए। उस समय सबको एकजुट होकर के काम करना चाहिए और हम भी वही करेंगे। कर्मकारों के मामले में जो घोटाला हुआ है कर्मकार बोर्ड के, उसमें सबसे ज़्यादा दुखी तो दुर्गापाल जी को होना चाहिए था। इनके मंत्रित्व काल में श्रम विभाग में हमने इस राज्य में एक पंजीकरण था जी। एक से हमने 2 लाख के करीब पंजीकरण पहुंचाए। जहाँ जहाँ श्रमिक थे सबको पंजीकृत किया और रुपया इकट्ठा नहीं हो रहा था, उसको इकट्ठा करके 250-300 करोड़ रुपया तक पहुंचा और रास्ता बनाया और सब
12-13 कैंप लगा करके, ये पूरे उत्तराखंड में कैंप लगाए था। हाँ 12-13 की तो मुझे याद है, 12 और उससे भी ज़्यादा कैंप लगे होंगे। दुर्गापाल जी खुद भी गए थे कई जगह कैंपों में। और पौड़ी में जिला पंचायत के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट करण रावत ने सिविल लाइन के पास बन रही जिला पंचायत की अवैध इमारत का काम रुकवा दिया। दरअसल इस इमारत का काम कई हिस्सों में बांटकर टेंडर निकालकर भ्रष्टाचार करने का आरोप है इसमें, जिसके पुख्ता सबूत आरटीआई के जरिए सामने आए हैं। खुलासे में सामने आया कि निर्माण भी परोक्ष रूप से जिला पंचायत का ही एक कर्मचारी ठेकेदार बनकर कर रहा है। आरोप है कि यह सब जिला पंचायत के अधिकारियों और ठेकेदार की साठगांठ करके हो रहा है। ऐसे में व्हिसल ब्लोअर करण रावत ने मौके पर मीडिया और पुलिस की मदद से निर्माणाधीन भवन का काम रुकवाया। इस बीच काम रुकवाने पर मौके पर मौजूद ठेकेदार के लोगों ने मीडिया से बदसलूकी की, जिसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। ये किसका काम चल रहा है यहाँ पे? जो आप काम बंद हो रखा था, काम कैसे चल रहा है? जो काम चल रहा है किसका चल रहा है काम? कुलदीप ठेकेदार को पूछो। कुलदीप ठेकेदार, आप बताओ ना, काम तो बंद हो रखा है ना, आप काम बता। कुलदीप ठेकेदार को बताओ। तो आप मुझे बताओ, आप धक्का क्यों मार रहे मेरे पे? मैं आपको जवाब पूछ रहा हूँ ना, बात बताओ ना, आप मुझे बताओ ना, आप मुझे धक्का कैसे मार रहा है? किसकी नहीं मारा धक्का? ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब ये सारी आपस की मिली भगत है। वो कोर्ट से यहाँ से मजदूर आ रहे हैं, मेरे द्वारा मतलब थाने में फोन किया गया, उनको बताया गया कि इस तरीके का प्रकरण यहाँ पे चल रहा है और तुरंत थाने वालों ने अपने सिपाही यहाँ पे भेजे और उनके द्वारा ये काम अभी पूर्ण रूप से बंद करवाए गए। आगे आप प्रशासन से इस नजर में से बिल्कुल इसमें ये प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा कि इस बिल्डिंग को पूरा सील किया जाए, क्योंकि ये 80 लाख का घोटाला इस बिल्डिंग पे है। जब तक इसकी जांच पूरी नहीं होती तब तक ये कार्य पे एडीएम जी के द्वारा 1 महीने पहले से रोक लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी भी उनके आदेशों का भी उल्लंघन हो रहा है। और उत्तराखंड में भूमाफिया अब नदियों को भी अपने कब्जे में लेने से बाज नहीं आ रहे। इसका असर रुड़की जिले में भी दिखाई दे रहा है, जहां भूमाफिया ने नदी के बिल्कुल किनारे पर कई कॉलोनियां काट दी और उनमें ऊंचे दाम पर प्लॉटिंग करके बेची जा रही है। नदी का ही रेत उठवाकर उस कॉलोनी को भराव किया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट के आदेश है कि नदियों से कम 200 मीटर की दूरी पर ही कोई निर्माण होना चाहिए, लेकिन भूमाफिया बिल्कुल नदी किनारे ही कॉलोनी बना रहे हैं। कुछ दिन पहले तेज बारिश के बाद जब रातमऊ नदी पूरे उफान पर आई थी तो नदी से काफी दूरी पर बनी कई कॉलोनियां नदी के पानी में डूब गई थी, लेकिन भूमाफिया अब भी अपनी जेब भरने में लगे हैं, जबकि प्रशासन के अधिकारी पूरी जानकारी होने के बाद भी खामोश हैं। इस मामले में जब प्राइम न्यूज ने प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी तो उनका जवाब था कि मामला उनके संज्ञान में है, जिसकी जांच की जाएगी और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। माफिया कितने सक्रिय हो चले हैं ये आपको ख़ास तौर पर देखने को मिलेगा कि हम खड़े हैं रतमऊ नदी के बिल्कुल किनारे पर ये पिचिंग आपको मैं दिखा दूं। कैमरामैन से कहूँगा कि इस पिचिंग को दिखाएं, पर इस पिचिंग के बिल्कुल करीब ही इन लोगों ने यहाँ पर एक कॉलोनी काट डाली है और यहाँ पर तमाम अगर बात की जाए तो सड़क भी यहाँ पर इन लोगों ने रोड डाल दिया है और नदी का ही रेत इस जो है कॉलोनी में भरकर इसका भराव भी क्या है इनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं बिल्कुल पिचिंग जो है इनके प्लॉट के अंदर आ चुकी है जहाँ पर ये प्लॉट काट रहे हैं। तो कितना बड़ा प्रशासन भी शायद कहीं ना कहीं आंखें मूंदे बैठा है, क्योंकि प्रशासन इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि यहाँ पर किस तरह की कार्य चल रहा है, किस तरह से भूमाफिया जो है यहाँ पर काम को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से एक कॉलोनी भी काटी गई है और इसको कुछ ही दिनों में बेच भी दिया जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को बेचा भी ये जा चुका हो, पर अब बात करें तो यहाँ पर रोड और पूरे मैप यहाँ पर बन चुके हैं। आखिरकार किस पटवारी ने या किस तहसीलदार ने इसको जो है यहाँ पर नापा है, ये भी बड़ा एक सोचने वाला मुद्दा है, क्योंकि नदी का बिल्कुल यहाँ पर किनारा है। हालांकि 100 से 200 मीटर की लगभग दूरी होनी चाहिए जहाँ पर कोई रिहायशी मकान या कुछ भी बनता है, पर अगर बात करें तो बिल्कुल नदी के किनारे
रहे हैं और पिचिंग भी इसी में अंदर ले ली गई है। तो बड़ा एक मुद्दा उभर कर सामने आता है कि आखिरकार भूमाफिया प्रशासन और सरकार से ऊपर उठकर अपना काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को भी, आम जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि अगर बरसात या कोई बाढ़ यहाँ पर आती है तो पूरी तरह से ये कॉलोनी भी कहीं ना कहीं डूब जाएगी और इसको कोई शायद ध्यान नहीं दे रहा। तो प्रशासन को इस मामले में चाहिए कि भूमाफियाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करे और इनको इंस्ट्रक्शन दे कि बिल्कुल नदी के किनारे किस तरह से ये पूरा का पूरा जो है एक कॉलोनी काट दी गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस कॉलोनी पर किस तरह की कार्रवाई होती है। मरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। और हरिद्वार के मशहूर घाट हर की पौड़ी में बहने वाली गंगा को उसकी खोई हुई पहचान वापस मिल गई है। हरिद्वार में गंगा को फिर से नदी की पहचान वापस मिलने के बाद तीर्थ पुरोहित का 63 दिन से चल रहा धरना खत्म हो गया। दरअसल 2016 में हरीश रावत की सरकार ने पौड़ी में गंगा को स्क्रैप चैनल का नाम दे दिया था। इससे यहां बहने वाली गंगा की जलधारा को नदीरा मानकर नहर का दर्जा दिया गया था, जिसका चारों तरफ विरोध हुआ। वहीं गंगा को वापस अपनी पहचान मिलने के बाद हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र पर पुरोहित समाज के लोगों ने 63वें दिन भी धरना खत्म किया। यानी लगातार यह धरना दिया जा रहा था और 63 दिन बाद इसे खत्म किया गया। पूरा तीर्थ पुरोहित समाज और मां गंगा के प्रति आस्था रखने वाले विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का जो सम्मान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्क्रैप चैनल का जो शासनादेश हरीश रावत की सरकार के द्वारा किया गया था और करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी मां गंगा के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के आस्थाओं पर चोट करने का जो काम किया गया था, उनको जो घाव दिया गया था हरीश रावत के द्वारा, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी ने उसको निरस्त कर हिंदू जनभावनाओं का, इन तीर्थ पुरोहित समाज का, पंडा समाज का जो मान रखा है और माँ गंगा जी जो अविरल और बह रही हैं, लेकिन उसका नाम चेंज कर जो हमारी आस्था पर चोट करने का काम किया था, उसको घाव को भरने का हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने किया है। इस तरीके से पिछले 4 सालों से गंगा को एक कैनाल के रूप में सरकार ने दिखा रखा था, उसको आज कल अपनी गलती सुधारते हुए पुनः गंगा मोक्षदायिनी गंगा के रूप में पुनः स्थापित किया गया है। तो इसकी मांग पे आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से कर रही थी। उसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन और घेराव किए गए सरकार के, यहाँ तक कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको और मेयर को, दोनों को नोटिस इशू कर दी गई कि आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। लेकिन जन भावनाओं के दबाव में और संत समाज के दबाव में और आम आदमी पार्टी के दबाव में कल सरकार ने इस गंगा को पुनः स्थापित करा है और मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है। आंदोलन 63 दिन चला मतलब, और ये महामना के पद चिन्हों पर आंदोलन चला और इसका श्रेय माँ गंगा जी को, तीर्थ पुरोहित समाज को, जिन लोगों ने, संस्थाओं ने 63 दिन हमें अच्छी तरह सहयोग किया और जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, ये सारा श्रेय माँ गंगा के सम्मान के लिए उन सभी लोगों का है। कल ऐतिहासिक दिन हरिद्वार के लिए, माँ गंगा के लिए, हम सब तीर्थ पुरोहितों के लिए बना कि सरकार ने ये शासनादेश निरस्त करा, वापस ले लिया। सितारगंज नगर पालिका में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। यहां सभासदों और पालिका ठेकेदारों ने धरना स्थल से उठकर पालिका कार्यालय में तालाबंदी की। वहीं नगर पालिका परिषद में पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। ये लोग अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर हैं। इनकी मांग है कि जिले में एडीएम जगदीश कांडपाल का ट्रांसफर हो और उसके अलावा जांच के नाम पर जो ठेकेदारों का पेमेंट रुका हुआ है उसको तत्काल बहाल किया जाए।
और किच्छा में दिवाली के दिन किन्नरों के साथ हुई लूट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल दिवाली के दिन रिक्शे में बैठे एक किन्नर के साथ कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बाइक सवार आरोपी ने किन्नर के हाथों से पैसों से भरा बैग लेकर वो फरार हो गए थे। इस मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस का खुलासा न कर पाने के चलते अब किन्नरों ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो पुलिस के खिलाफ यहां पे धरना दिया गया और यह कहा गया कि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही, लापरवाही का आरोप लगाया गया। पछाड़ की तरफ से आ रही थी मैं, मीलों की तरफ से। मैं प्रधान मार्केट से जरा सा आगे को हुई तो दो लड़के मोटरसाइकिल से आए। बैग मेरे हाथ में एक बद्दी थी, मेरे हाथ में एक, और ऐसे टुक को पकड़ लिया मैंने। दो आए बराबर में, मेरा बैग छीन के और एकदम ले गए। अब मैं ऐसे करती रह गई, मेरा बैग ले गए, मेरा बैग ले गए। और जोशीमठ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम बदलने के साथ ही जोशीमठ की ऊंचाई वाले इलाकों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ओलीटॉप समेत चिनाब घाटी में भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में शीतलहर का असर है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिन तक पहाड़ों पर मौसम में ठंड बढ़ेगी, जिसका असर निचले इलाकों में भी देखने को मिलेगा। यानी मौसम जो है वो यहां पे करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, कई जगह बारिश तो कई जगह बर्फबारी हो रही है। लिहाजा कुछ लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और कुछ के सामने यह मौसम बड़ी चुनौती बन के आया है। तो आने वाले दिनों में भी माना यह जा रहा है कि ठंड बढ़ेगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कुछ जगह बर्फबारी तो कई जगह बारिश हो सकती है और निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखा जाएगा। और जोशीमठ के तिरोसी गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। यहां आजादी के बाद से अब तक पक्की सड़कें नहीं हैं। टूटी सड़कों के चलते गांव के लोगों को कई तरह की परेशानियां होती हैं। गांव में एक गर्भवती महिला को गांव वालों ने किस तरह अपने कंधे से उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया, इन तस्वीरों में देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी तरह जब भी गांव में कोई बीमार होता है तो उसको इसी तरीके से अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। यानी आजादी के बाद से आज तक ये लोग यहाँ पे सड़क का इंतजार कर रहे हैं। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, हकीकत इन तस्वीरों में है जहां लोगों को अस्पताल तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कल हमारे बीच एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई हुई है, जो कि लगभग पीपलकोटी से 7 किलोमीटर वो गांव पड़ता है। ग्राम सभा तिरोसी में एक गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर तक कंधे पर ले जाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया हुआ है। और साथ ही साथ मैं अपने विधानसभा के जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एक बार उस गांव में जाकर वहां की समस्याओं को देखें, मद्देनज़र रखते हुए वहां की जो जनता है उनके बीच जाकर आप ज़रूर एक बार उनकी समस्याओं को हल करेंगे। वहां पर ऐसी तमाम समस्याएं हैं। पैदल मार्ग आज भी वहां पर सुदृढ़ नहीं होने के कारण वहां पर लोगों को पैदल आवाजाही करनी पड़ती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।